अच्छा भाई, माजरत यार, असल में हमारी भांजी साहिबा आई हुई है तो कमरे में घूमती रहती हैं, उनको भी पढ़ाना है बच्चों को असल में। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि कल हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कशन किया था वो ये था कि हमने रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया था, ग्रुप नंबर 1A और 2A के नॉर्मली रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हमें बात करनी है वो खासी अहमियत की हामिल ये है कि ग्रुप नंबर 1A और 2A के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस पर भी और हमारी डेली लाइफ के अंदर भी उसका खासा इस्तेमाल है। तो वो जो एलिमेंट है वो है मेरे बच्चों सोडियम। कौन सा एलिमेंट है वो? सोडियम है, जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी खासा अहमियत का हामिल है और हमारी डेली लाइफ के अंदर भी। कोई बताएगा कि डेली लाइफ के अंदर ये किस तरह से अहमियत का हामिल है? डेली लाइफ में कहाँ पर होता है सोडियम? सॉल्ट, नमक। सॉल्ट, सॉल्ट की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि NaCl की फॉर्म में। एक मिनट रुको यार। तो बेटा, माजरत फॉर द डिस्टर्बेंस। असल में मुझे आज वाकई रियलाइज़ हो रहा है कि जिन टीचर्स के घर में छोटे बच्चे होते हैं वो लोग कैसे पढ़ाते होंगे। तो खैर, हम बात कर रहे थे सोडियम की। तो आपने मुझे बताया कि हमारे पास एक इसका खासा इंपॉर्टेंट जो मामला है वो है सोडियम क्लोराइड। देखो, सोडियम की एक्सट्रैक्शन करनी है, सोडियम को निकालना है, सोडियम को सेपरेट। अब लफ्ज एक्सट्रैक्शन को अगर कोई मुझे डिफाइन कर दे तो इट विल बी वेरी मच गुड फॉर अस। कोई एक्सट्रैक्शन को डिफाइन करेगा कि एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं? किसी चीज को पिकअप करना, एक मिक्सचर में से निकालने सर, से, मिक्सचर से एक प्रोसेस को। सेपरेट आउट करना। किसी भी एक पर्टिकुलर कोई कुछ कह रहा था अभी। लास्ट किसकी आवाज थी? लास्ट वाला जो अलग आंसर था। करना। हाँ, अलग करना कह सकते हैं आप इसे। बात ये है कि देखो, हमारे पास एक्सट्रैक्शन का लफ्ज ना, हम नॉर्मली मेटल्स को उनके कंपाउंड्स में से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को निकालें। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों में से वो तमाम लोग जो कंप्यूटर खासा इस्तेमाल करते हैं और जो है वो सॉफ्टवेयर या गेम्स वगैरह के पर्पज़ में आप लोग यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि एक्सट्रैक्शन कहते हैं फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक छोटी सी फाइल में से निकाल कर आप दूसरी जगह पर उसको जब सेपरेट आउट करके रखते हैं तो उसे हम एक्सट्रैक्ट करने का नाम देते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी होता है कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड के अंदर मौजूद है, आपको उस कंपाउंड में से निकालना है, तो आपको कहेंगे, आप उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस। बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? यस सर। सही। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, दुनिया में सोडियम सबसे ज्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमारा कॉमन सॉल्ट। इस फॉर्म में, इस हालत में सबसे ज्यादा सोडियम पाया जाता है। तो लाजमी सी बात है, हमें एक्सट्रैक्शन भी इसकी सोडियम क्लोराइड के थ्रू ही देखनी पड़ेगी कि हमें सोडियम क्लोराइड से कैसे इसकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। देखो, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड ऑफ सोडियम इज अ बिट इजी थिंग, बट इट कंटेन्स मेनी डिफिकल्टीज। बहुत आसानी से भी की जा सकती है, क्योंकि अब की दुनिया में अब हमारे पास एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की मदद से हम बहुत आसानी से इस प्रोसेस को कर लेते हैं, इस पूरे काम को कर लेते हैं कि सोडियम को फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब तक ये प्रोसेस नहीं था तो खासी डिफिकल्टीज थी जिनका हमें जो है वो सामना करना पड़ता था। उन डिफिकल्टीज में से एक डिफिकल्टी, हमें नॉर्मली किसी सब्सटेंस में से निकालना होता है, हम एक प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का।
इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर का हम प्रोसेस करते हैं। एक और कर सकते हैं, एक और इलेक्ट्रोलाइसिस भी हम कर सकते हैं। वो कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। इसके अलावा कोई और तरीका जहन में आता है कि सोडियम क्लोराइड से और कैसे निकाल सकते हैं? कोई तरीका किसी के जहन में? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ बताओ। किसी के पास कोई तरीका नहीं है, कोई बात नहीं है किसी के पास करने के लिए? क्या बात है? देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है? कोई मुझे जरा पहले इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस समझाएगा थोड़ा सा, क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में? कोई जरा थोड़ा सा मुझे इस बारे में गाइड करते हैं, टेल मी व्हाट। गुड। वाटर में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उससे Sir, movement of ions through their respective एक electrode. मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। और उससे पहले एक आंसर चल रहा था जो कोई जवाब दे रहा था कि हम वाटर एज एन इलेक्ट्रोलाइट। मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं वाटर में क्योंकि वाटर इलेक्ट्रोलाइट इटसेल्फ नहीं होता, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ताकि मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन करवाते हैं। नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस में कभी की बात याद रखिए, आप किसी भी सब्सटेंस की चीज़ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन नहीं करते। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो सिंपली हमारे पास किस तरह काम करता है, मैं आपको कुछ इस अंदाज में समझाऊँ कि हम करते हैं सब्सटेंसेस को आयोनाइज। हम सब्सटेंसेस को आयोनाइज करते हैं और आयोनाइज कर देने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो वो सब्सटेंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की जानिब चलने लगता है। मतलब अगर मिसाल के तौर पर मुझे पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो जो टैप वाटर आपके घर में आता है उसमें से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। आप उसके लिए उस पानी के अंदर सॉल्ट, एसिड या बेस का कुछ अमाउंट ऐड करते हैं और उस अमाउंट को ऐड कर देने की सूरत में उस वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाती है। बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? यस सर। अब हुआ ये कि मैंने भैया एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैं इसी प्रोसेस को ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर मेरे पास पानी था, मैंने उसमें नमक मिला दिया। पानी में मैंने नमक मिलाया तो क्या रह गया? क्या बन गया? ये नमक वाला पानी। अब इस नमक वाले पानी के अंदर जैसे ही मैंने नमक को मिलाया तो ये आयोनाइज होना स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए मैंने दो टर्मिनल्स लगाए। हमें पता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल क्या कहलाता है? एनोड। नेगेटिव टर्मिनल क्या कहलाता है? कैथोड। ये दो टर्मिनल्स हैं हमारे पास। अगर मैं इन दोनों टर्मिनल्स की बात करूं तो एनोड पर यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर आएंगे नेगेटिव चार्ज आइंस और नेगेटिव टर्मिनल पर आएंगे पॉजिटिव चार्ज आइंस। अब सुनो कहानी है क्या। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर कराता हूँ, NaCl को पानी में मिलाता हूँ और फिर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराने की कोशिश करता हूँ तो सबसे बड़ा मसला क्या है? मुझे प्योर सोडियम निकालना है। क्या निकालना है? मुझे प्योर सोडियम निकालना है। सही, हम डिफिकल्टीज डिस्कस कर रहे हैं कि सोडियम को सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड में से हम नहीं निकाल पाते। इसके अंदर डिफिकल्टीज क्या है, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से नहीं निकाल पाते? तो यहाँ पर ना दो चीजें थी, यहाँ पर था NaCl और यहाँ पर था H2O। बात यहाँ तक मेरी सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। NaCl हो गया आयोनाइज यानी कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनने लग गए। साथ ही साथ ये जो वाटर था ये भी हो गया आयोनाइज यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनना स्टार्ट हो गए। तो ये जो Na था ये हाईली रिएक्टिव होता है। जो सोडियम आयन होता है इट इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स द वाटर। सोडियम आयन इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स द वाटर। तो ये फौरन से सोडियम आयन वाटर के साथ रिएक्शन करता है और जनरेट कर लेगा NaOH। क्या जनरेट कर लेगा? NaOH जनरेट कर लेगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? क्या मुझे प्योर सोडियम मिल गया सेपरेट होके? तुम लोग सो रहे हो आज, मुझे लग रहा है। क्या नींद में हो या थके हो, क्या मामला है? किसी की आवाज ही नहीं है।
ब्रेक होने के बाद दोबारा रिएक्ट कर जाएगा। जी, दैट्स द थिंग कि जैसे ये ब्रेक नहीं हुआ, बेसिकली आयोनाइज हुआ है, आयोनाइज हुआ, आयंस बने, और सोडियम पॉजिटिव आयन हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द वाटर, तो ये पानी के साथ फौरन रिएक्शन करके बना लेता है NaOH। NaCl पानी के साथ रिएक्शन करके NaOH नहीं बनाता, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है वाटर की जानिब, इसलिए वो वाटर से रिएक्ट करता है और बना लेता है NaOH। तो मैं जो चाह रहा था, मैं प्योर सोडियम निकालना चाह रहा था, मुझे मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरी जो काविशें थी, मेरी जो कोशिशें थी, इनका मकसद हो गया फौत, कहानी हो गई खत्म। मुझे चाहिए था प्योर सोडियम एंड आई एम गेटिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इज इट गुड फॉर मी और नॉट? नो सर, हमारी तो जो मकसद जिंदगी था या महवर जिंदगी था, वो तो फौत हो गया यहाँ पे इस वक्त कि भैया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हमें तो प्योर सोडियम चाहिए था। तो समझ में आया दैट दिस इज नॉट द एलिजिबल प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग द सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ये एलिजिबल मेथड नहीं है। आओ जरा दूसरे मेथड की जानिब चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले मुझे बताओ, कभी किसी ने नमक को पिघलते हुए देखा है? किसने देखा? नो सर, उसका तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चाहिए होता है, तो हम घर में उसे पिघला नहीं सकते घर में आराम से। पिघला नहीं सकते। देखो, एक पॉसिबिलिटी तो ये थी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमें मोल्टेन NaCl करना पड़ेगा। उसके अंदर से हमें पता है ना, किसी भी मोल्टेन स्टेट, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन आपने पढ़ी है ना, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी। इलेक्ट्रोलाइट क्या? दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स आर नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, दैट सब्सटेंस विल बी नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में पास कर रहा था, लेकिन हमारा मकसद पूरा नहीं कर रहा था, तो इलेक्ट्रोलाइट तो था लेकिन मकसद फौत हो गया था मोल्टेन स्टेट के अंदर। अब NaCl, चूंकि NaCl आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, और हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सॉलिड स्टेट में से करंट पास नहीं करते। तो हमने इसको इसीलिए करने की कोशिश करी, मोल्टेन। क्या करने की कोशिश करी? सोडियम क्लोराइड यानी कि जो नमक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट? लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट सही है, चलो हम अटेन कर सकते हैं। हम लैब के अंदर तो, हम इंडस्ट्रीज के अंदर तो 1000, 2000, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लेके जाते हैं, तो हम ये 801 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत आसानी से अटेन कर सकते हैं। But there is a problem. There is a very serious problem in this temperature. सोडियम क्लोराइड को आपने मोल्टेन कर लिया, पिघला दिया, NaCl बन गया, 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन गया। अब ये रहा सोडियम, ये रहा क्लोरीन, सही, ये टूटा है, तो ये मोल्टेन फॉर्म में टूटा और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में। 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसे पिघलाया और पिघलाकर करंट पास करके तोड़ दिया। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और जैसे ही 883 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, तो ये 883 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम? 883 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है मेरे बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम होता है। बात यहां तक समझ में आई सबको? यस सर। अब मसला कि यार मैंने 801 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी दुनिया भर का जतन करके मैंने 801 डिग्री सेंटीग्रेड हासिल किया। मैंने जैसी टेम्परेचर हासिल किया, सोडियम और क्लोरीन आपस में सेपरेट हो गए, मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास करा, क्लोरीन अपने वहां पर चला गया, अपने टर्मिनल पर यानी कि एनोड पर चला गया, सोडियम जा रहा है अपने नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड की जानिब। लेकिन टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते अचानक से टेम्परेचर पहुंच गया 883 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां पहुंच गया मेरे बच्चों? 883 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ही 883 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा, एट दिस वेरी हाई टेम्परेचर, दिस very high temperature caused the sodium to evaporate.
दिस वेरी हाई टेम्परेचर कॉज द सोडियम टू एवापोरेट। अब यहाँ पर सोडियम एवापोरेट होना शुरू हो गया, सोडियम के फ्यूम्स बनना स्टार्ट हो गया, यानी कि सोडियम अब किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया है। सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया है, गैस में। मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे, ये जो क्लोरीन था जो नेगेटिव चार्ज वाला था, जैसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज, जो आपने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, उसके बाद ये कौन सी स्टेट में रिलीज होगा, गैस या सॉलिड, कौन सी स्टेट में होगा? सर गैस। गैस। भाई क्लोरीन पहले से गैस था, क्लोरीन पहले से गैस था, ये तो एवापोरेट ही था ना, मतलब गैसियस स्टेट में ही था, ये एवापोरेट हो गया, ये भी गैस हो गया, दोनों गैसेस आपस में मिले, वापस बना लिया सोडियम क्लोराइड, वापस बना लिया सोडियम क्लोराइड। बात यहां तक सब मेरी समझ रहे हैं? सर ये वाली बात दोबारा समझा दें। देखो मैंने कहा कि क्लोरीन तो पहले से गैस था, सोडियम एवापोरेट हो गया इस टेम्परेचर पे 883 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एवापोरेट हुआ, बॉयल हो गया, एवापोरेट हो गया, एवापोरेट हो गया, ये भी गैस बन गया, ये भी गैस बन गया, दोनों गैसेस। और सोडियम और क्लोरीन आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम भी एक खासा रिएक्टिव एलिमेंट है और क्लोरीन भी अपने ग्रुप के हिसाब से और अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से खासा हाइपर लेवल का एलिमेंट है। ये दोनों आमने सामने हैं इन अ फॉर्म ऑफ गैसेस। सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को आपस में रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बन सकता है। ये दोनों गैसियस फॉर्म में आपस में आमने सामने हैं। गैसेस को इंटरेक्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, बात समझ है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर दोनों गैसेस ने वापस से सोडियम क्लोराइड बना लिया एवापोरेटेड फॉर्म में। क्या मुझे प्योर सोडियम निकल के मिल गया? यस सर। मिल गया? कैसे नहीं मिल गया? मिला सर। ये सोडियम, मुझे सोडियम चाहिए सॉलिड स्टेट में निकालना है, मुझे यार सोडियम सेपरेट निकालना है। ये सोडियम गैस बना, क्लोरीन गैस के साथ मिला, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो क्या मुझे सोडियम मिल गया? नो सर गैस फॉर्म हो गए। मसला यही तो है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, 801 डिग्री सेंटीग्रेड था सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट। मैंने इसे मोल्टन करा, पिघलाया नमक को 801 पे, टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 883 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। और जैसी 883 के पास पहुंचा, ये जो सोडियम मेरे पास अभी मोल्टन स्टेट में निकल रहा था, ये एवापोरेट होना स्टार्ट हो गया। और ये जब एवापोरेट हुआ, गैसियस फॉर्म में आया, क्लोरीन जो कि पहले से गैस थी, दोनों आपस में मिले और बना लिया सोडियम क्लोराइड। मुझे अब भी सोडियम सेपरेटली नहीं मिला। और एक मजेदारी की बात बताता चलूं कि इतने हाई तो टेम्परेचर। सर, हाँ बेटा बोलो। सर टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है? टेम्परेचर कंट्रोल करने का तरीका मैं तुम्हें इसकी छोटी सी एग्जांपल समझाऊं। एग्जांपल ये है कि चूल्हा है, रोटी बनाती हैं आप घर में? कभी जिन्होंने सवाल पूछा था मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं किसने पूछा था। रोटी बनाती हैं आप घर में बेटा? नहीं, उसके अलावा सब्जी बनाने में रोटी नहीं बनानी आती। गोल गोल नहीं होती होगी है? चलो खैर, रोटी बनाते हुए अम्मी को देखा होगा, सबने देखा हुआ है, वो तो हमने भी देखा है। रोटी बन रही है, तवा रखा हुआ है ना, एक जो इस तरह का ऊपर से ओवल उठता है ना, उल्टा तवा जिसे नॉर्मली कहते हैं, और एक होता है सीधा जो बेचारा गरीब ऐसे होता है। तो उल्टा वाले तवे पे मिसाल के तौर पे रोटी बन रही है, चूल्हा नीचे जल रहा है, वो मेटल है, वो हीट हो रहा है। चूल्हे का आपने मतलब क्या चूल्हा अम्मा हमारी बार बार ऐसे करती हैं, यूं कम करा फिर तेज करा, तेज करा कम करा, ऐसे तो नहीं करती है? एक स्टिल मोमेंट पे, एक स्टिल जो है वो पैटर्न पे ही चूल्हा रहता है। क्या होता है? फ्लेम पे स्टिल रहता है ना, स्टिल फ्लेम पे रहता है ना। अब स्टिल फ्लेम पे मामला चल रहे हैं, पहली रोटी डलती है, उसको पकने में जरा वक्त लगता है। ये अगर आप लोगों ने नोटिस ना किया हो तो आज कर लेना। पहली रोटी पकती है, उसको अगर आपने चूल्हा काफी देर से नहीं जला के रखा हुआ तो पहली रोटी अगर आपने चूल्हा रखा, तवा रखा और तवा रखते उस पर आपने आटा डाल दिया, रोटी का जो भी होता है शेप में वो आपने डाल दिया, तो वो रोटी पकने में ज़रा टाइम लेती है, थोड़ा सा उसको वक्त लगता है। इसी की वजह से कि रोटी पूरी सिक जाए, आपकी वालदा उस तवे को हटाती हैं और रोटी को आग के ऊपर भी ले आती हैं। अब ज़रा सुनो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जो मैं फिनोमेना इस वक्त क्लियर करना चाह रहा हूँ। वो तवा रखा हुआ था, उसके ऊपर एक जो है वो स्टिल फ्लेम जल रहा था, कांस्टेंट लेवल के ऊपर फ्लेम जल रहा था, जो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहा था। वो हीट मिलते 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 मिलते, अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो चूल्हा 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड कर रहा था, मुझे बताओ उस तवे का वजन कितना होगा? 100।
ओ तवे का वजन कह रहा हूँ माधव, तवे का जो टेम्परेचर है कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 या 100 से भी कम होगा? स्टिल देर से चल रहा होगा तो फिर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता चला जाएगा, दैट्स द पॉइंट। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है। अब सवाल ये है कि सर हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते क्या? हम यहाँ टेम्परेचर मेंटेन कर दें, 801 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, टेम्परेचर मेंटेन कर दो। क्या होगा टेम्परेचर मेंटेन करने से? जितना सोडियम क्लोराइड मोल्टन हुआ होगा बस सिर्फ वही मोल्टन रहेगा, बाकी कुछ मोल्टन नहीं हो पाएगा, वो सारा जमा हुआ ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। बात समझ है? जितने को 801 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर अटेन हो गया बस वही रहेगा, वही मोल्टन की हालत में रहेगा, और बाकी नीचे किसी को हीट ही नहीं मिल पाएगी। क्यों हीट नहीं मिल पाएगी सर? 801 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर वाले सोडियम को मिल गया, नीचे वाले सोडियम क्लोराइड को क्यों नहीं मिल रहा? बेटा एनर्जी बढ़ेगी तभी तो एनर्जी सप्लाई करेंगे। मैं मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वो खुद खर्च कर रहा हूँ सारे, मैं घर में नहीं दे रहा। मैं 2 लाख कमाऊंगा तो क्या अभी मैं 2 लाख खर्च करूंगा या कुछ पैसे घर वालों को भी दूंगा ना? एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई, एक्सेस हो गई, तभी तो मैंने आगे एनर्जी डाइवर्ट करी। मैं मिसाल दे देता हूँ, आप रोड पर जा रहे हैं, आपकी जेब में 20 रुपए हैं, आपको चिंची में जाना है कोचिंग, सही है, या आपने चिंची में अपने किसी कजन के घर जाना है जो इसी रोड पे आगे रहते हैं, चिंची वाला 20 रुपए लेता है, आपके पास मांगने एक फकीर आ जाता है, क्या करेंगे आप? 20 रुपए दे देंगे? नो सर। नहीं। वो तो मांगने आया भाई, आपके पास पैसे हैं, स्टिल इतने ही पैसे आपके पास हैं, आप दो पैसे अगले को भी दो। नहीं दे सकते ना, आपकी अपनी भी तो नीड है। 801 स्टिल कर दिया, ऊपर ऊपर का जो सोडियम क्लोराइड था उसकी अपनी भी तो नीड है, वो अटेन कर रहा है 801 को, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट। और ऐसा नहीं होता कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंचा, आपने चूल्हे को बोल दिया भाई 801 डिग्री सेंटीग्रेड, और चूल्हा जो है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया बर्नर, और बर्नर पहुंचा जैसे 801 पे, बूम सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कहता हूँ, छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। एक बर्नर है, एक स्टोव है, मैं कहता हूँ मैंने उसको डिजाइन इस तरह से किया है कि वो स्टार्ट होते ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। मिसाल सुन रहे हैं सारे? यस सर, सुन रहे हैं। मैंने कहा कि एक ऐसा बर्नर जो कि स्टार्ट होते ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करता है हीट, मैंने ऐसे बर्नर के ऊपर रख दिया वाटर को। किसको रख दिया मैंने? वाटर को रख दिया मैंने। नहीं 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 नहीं, कंडेंस नहीं करेंगे, कंडेंस नहीं करेंगे। कंडेंस करोगे तो वापस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से फिर यही प्रोसेस करना पड़ेगा। हफ्सा बात गलत निकल जाएगी, मैं जरा पहले एग्जांपल कंप्लीट करूं। हाँ, मैंने कहा कि एक बर्नर है जो कि प्रोवाइड स्टार्टअप होते ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उस चूल्हे का इतना टेम्परेचर है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या मैं उसके ऊपर पानी रखूंगा और पानी रखते ओह बॉयल हो गया एकदम से? ऐसा हो सकता है? नो सर। नहीं होगा ना मेरे बच्चों। तो इसका मतलब हमें जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसके लिए चाहिए? क्या वो चूल्हे का चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड? नहीं, हमें वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का चाहिए। और जैसे जैसे 100 150 होता जाएगा तब जाके पानी उबलना शुरू होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, जैसे नॉर्मली मैं अक्सर खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनकी वीडियोस चल रही होती हैं, अगर आप कुछ फ्राई कर रहे हो तो आप देखते हैं कि वो ऑयल के अंदर एक थर्मामीटर रखते हैं और उसमें टेम्परेचर चेक करते हैं। देखा है किसी ने कभी ऐसे वीडियोस वगैरह? यस सर। वो टेम्परेचर चूल्हे का क्यों चेक नहीं कर रहे? पागल है क्या? चूल्हे का चेक करो ना, वो कितना दे रहा है। तेल का क्यों करो भैया? तेल का ही तो काम है, तेल में ही तो फ्राई होगी चीज। चूल्हा तो कंटिन्यूअसली हीट दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है हीट। चूल्हे के बाद वो जो ऑयल है वो मेन पर्पस करेगा, उसका टेम्परेचर कितना है वो देखना पड़ेगा। तो 801 पे हम स्टेबल नहीं कर सकते टेम्परेचर को, मसला ये है। तो वो जिनका सवाल था कि हम टेम्परेचर स्टेबल कर सकते हैं यानी, वो सवाल क्लियर हो गया अब? एक और बात आई मेरे पास, सही है, दैट्स गुड। एक और मेरे पास बात आई मैसेज पे, अफसा ने कहा कि सर हम इन दोनों गैसेस को कंडेंस करेंगे ताकि सोडियम को सेपरेट हासिल कर सके। कितने लोग इत्तेफाक करते हैं कि कंडेंसेशन करने से सोडियम सेपरेट हो जाएगा जब ये दोनों सोडियम क्लोराइड गैसेस बन चुकी थी? कोई इत्तेफाक करता है इस बात सर, से? वरना तो फिर क्लोरीन तो उससे भी पहले कंडेंस हो जाएगी और फिर दोबारा वही मोल्टन स्टेट में भी NaCl ही बन जाएगा। आओ आओ देखें, सोडियम क्लोराइड बन गया, गैस है,
कंडेंस कर लिया, कंडेंस करके क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड वहां पहुंच गया वापस, फिर मोल्टन करो, फिर टेम्परेचर लाओ, फिर यहाँ तक पहुंच जाएगा, फिर सेपरेट हो जाएगा, फिर दोनों वापस मिल जाएंगे, फिर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। साइकिल चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, और आप बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ घूमे जा रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेगा सोडियम। इस सारे मसाइल के ऊपर मैंने आपको 2 प्रोसेसेस बताए जिनसे काम हो सकता है, और मैंने उसमें आपको कोई 4 से 5 मसाइल बता दिए। यहाँ पे क्या मसला है कि सोडियम हाईली रिएक्टिव है टुवर्ड्स द वाटर, तो वो फौरन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यहाँ पर क्या मसला है कि आप 801 विच इज अ वेरी हाई टेम्परेचर उस पर ले जाते हैं, लेकिन अगर आप अटेन कर भी लें जो कि मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का, फौरन ही आप जो है वो 883 की जाने बढ़ने लग जाते हैं, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है सोडियम का। At this very high temperature, sodium starts evaporating, और सोडियम जब evaporate होगा तो अभी भी इसकी रिएक्टिविटी उतनी ही है, ये हाईली रिएक्टिव रहेगा और क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके वापस से सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो हमारा मसला हल नहीं हुआ, हमें चाहिए था कि सोडियम को सेपरेट किया जाए। इस पूरे काम के लिए मैंने कहा था आपको स्टार्टअप में कि हमारे पास आज के दौर में एक प्रोसेस है जिसकी मदद से सोडियम को निकालना बहुत आसान है, लेकिन पुराने दौर में ये प्रोसेस नहीं था, तो ये सारे मसाइल सामने आते थे। अब चलते हैं जरा उस प्रोसेस की जानिब कि वो प्रोसेस कौन सा है। तो सर वो पुराने दौर में कैसे निकालते थे सोडियम को, मतलब सेपरेट कैसे करते थे? नहीं करते थे, वो आ रहा हूँ ना, वो जिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ ये भी बहुत पुराना ही है बेसिकली। इसका नाम है भाई डाउन्स प्रोसेस। क्या नाम है इसका? डाउन्स प्रोसेस। हेडिंग डाल लो जरा जल्दी से, डाउन्स प्रोसेस की हेडिंग डाल दो। कुछ बातें हम लिखेंगे और कुछ बातें मैं सिर्फ आपको डायग्रामेटिकली व्यू में समझाऊंगा। हेडिंग डाल दिए सबने डाउन्स प्रोसेस की? यस सर। डाउन्स प्रोसेस की मदद से हम करेंगे क्या, पहले कोई मुझे जरा ये बता दे, क्या हमारा मकसद है इस डाउन्स प्रोसेस को इस्तेमाल करना? व्हाट इज आवर मेन मोटिव? सोडियम का एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। तो एक जो ओवरऑल बात बनती है, जो सवाल अक्सर पूछा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डाउन मेथड, हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जो भी कोई प्रोसेस होता है ना मेरे बच्चों, उस प्रोसेस के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे उस प्रोसेस का एक एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग ना, उन एस्पेक्ट्स के अंदर बात क्या है, एक सबसे पहले होती है थ्योरी। व्हाट इज द मेन थिंग, क्या फिनोमेना है, किस फिनोमेने के ऊपर काम करते हुए ये प्रोसेस चलेगा। फिर क्या होता है आपके पास कंस्ट्रक्शन, कि वो सेटअप बनेगा कैसे, ये सेटअप बनेगा कैसे, ये ठीक है। फिर होता है प्रोसेस, कि उसमें होगा क्या, कौन सी चीज कहाँ से आएगी, कौन सी चीज किससे मिलेगी, ये प्रोसेस। फिर एक होता है केमिकल रिएक्शन, कि इसमें ओवरऑल रिएक्शन कौन सी, और फिर आखिर में आपके पास आती है डायग्राम। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? जी सर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप साइड हेडिंग डाल दो, थ्योरी ऑफ द प्रोसेस। डाउन प्रोसेस की एक मेन हेडिंग के बाद साइड हेडिंग होगी थ्योरी ऑफ द प्रोसेस। अगर कोई लैपटॉप से यूज कर रहा हो तो वो मुझे बिल्कुल फौरन से बता दे। सर 8 मिनट। 8 मिनट जब 1 मिनट या लेस देन 1 लिखा हुआ आ रहा हो फिर मुझे बता दो। स्टार्ट करें भाई, थ्योरी ऑफ द प्रोसेस। इस प्रोसेस में थ्योरी क्या है, किस चीज के बारे में क्या फिनोमेना होगा, यानी कि ये जो सबसे बड़ा मसला था, सबसे बड़ा जो मसला था, इस मसले को कैसे हल किया जा सकता था। मुझे कोई एक छोटी सी बात बताएगा, हमने सोडियम क्लोराइड के अलावा और किसी चीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि सर ये डेली लाइफ में मिलते हैं। सर हमारे पास अबंडेंस में मौजूद होता है। अबंडेंस से और कोई बात, कोई कुछ बताना चाह रहा है? डेली लाइफ और अबंडेंस दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। हमारे पास सोडियम क्लोराइड बहुत खासी मकदार में दुनिया में पाया जाता है, इसी वजह से हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और बाकी जितने अल्कली मेटल्स हैं उनके लिए भी यही तरीके के प्रोसेस होते हैं जिन्हें हम एक्सट्रैक्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ द प्रोसेस लिखना है, लिखिए। एज द मेल्टिंग पॉइंट, as the melting point
of NaCl as the melting point of NaCl is very high, as the melting point of NaCl is very high, and it can cause the difficulties, in the electrolytic process. अब बात करेंगे कि भैया ये कैसे सही किया जाएगा. लिखिए फुल स्टॉप लगा के. टू overcome this difficulty, down prepare a mixture of 42 to 45% of NaCl and 58 to 55% of calcium chloride. 42 to 45% of NaCl and 58 to 55% of calcium chloride. फुल स्टॉप लगा के लिखिए. सर 55 to 58 नहीं होगा. माजद मैंने उल्टा लिख दिया यार. 55 to 58 सही माजद. स्मॉलेस्ट टू हम हाईएस्ट जाते हैं. 55 to 58% of calcium chloride. फुल स्टॉप लगा के लिखिए. This mixture is having a melting point. This mixture is having a melting point approximately equals to 590 degree centigrade. $590 सेंटीग्रेड. मुझे बताओ टेम्परेचर का जो मसला था वो हल हो गया. हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस जो था बेसिकली मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का, उसके अंदर एक ही मसला था और वो मसला था किस चीज का? टेम्परेचर का. तो यहाँ हमने जब डाउन्स प्रोसेस के तहत जो डाउन साहब थे उन्होंने जो ये मिक्सचर जनरेट किया जो कि 42 to 45% NaCl और 55 to 58% कैल्शियम क्लोराइड का था, इस मिक्सचर को उन्होंने जनरेट करा और इस मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट निकल कर सामने आया वो मेल्टिंग पॉइंट निकल कर आया 590 डिग्री सेंटीग्रेड. बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? किसी का कोई सवाल है इस चीज से रिलेटेड कि सर ऐसा कैसे हो गया या ये क्यों हुआ? कोई बात, कोई ऐसी चीज जो पूछना चाह रहा हो कोई तो पूछ लो. बिल्कुल ओपन है मामला. सर टेम्परेचर कैसे कम हो सकता है जब उसका सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है, तो यहाँ पे इतना कम कैसे हो गया? यही चीज बिल्कुल मैं ऐसी चीज पे आने वाला था. मेरा यही सवाल जहन में था कि ये कोई पूछे. अच्छा सवाल है. देखो मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ. मिसाल के तौर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100. पानी के अंदर मिलाओ रूह अफ़ज़ा. सही है, रूह अफ़ज़ा मिला लिया, शरबत बन गया ये. उसको रख दो चूल्हे पे. वो 100 पे बॉईल नहीं होगा,
फ्लक्चुएट कर जाएगा टेम्परेचर, हो सकता है बढ़ जाए और हो सकता है कम हो जाए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसलिए मैं फिगर कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाएगा। क्यों क्यों, क्या वजह है? इसमें कोई और चीज हमने ऐड कर दिया है। सोडियम प्योरिटी क्लोराइड, ऐड हो जाएगी ना। नहीं, impurity is not the factor. We will not say this thing as an impurity. We'll say it as a mixture, as a solution. हम consider करेंगे बात को। मैं छोटी सी बात समझाऊं, सोडियम is a metal, ऐसी है। क्लोरीन is a non metal, ऐसी है। सोडियम क्लोराइड ने कंपाउंड बना लिया। इस कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के दरमियान में होती हैं। क्यों, कोई बताएगा? मैं छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ यार, तुम लोगों को बात समझ में आ जाएगी चेंजेस कैसे आते हैं। मैंने दो सब्सटेंसेस को मिलाया, दोनों पहले मीटिंग रीजॉइन कर लेते हैं, बीच में बात करते हैं। टाइम कितना रह गया? टाइम रह गया लेस देन 1 मिनट। बस। लेस चलो, देन मैंने बोला था भाई बता देते, तुम अच्छा क्या बता दे। चलो मीटिंग रीजॉइन करते हैं, मैं जल्दी से आ जाओ, फिर बात को स्टार्ट करते हैं।